नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास हमने यहाँ फिनिश करी थी। भाई हिंदी में तो पढ़ा रहा हूँ, और कैसे पढ़ा रहा हूँ बताइए। हिंदी इंग्लिश दोनों ही चलता है भाई। आज हम आगे की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए एक चीज बताऊं आपको, मेंसुरेशन के अंदर मैं आपकी जो सोच रखना चाह रहा हूँ ना। आवाज कम आ रही है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। चलिए अब ठीक होगी। देखिए मेंसुरेशन के अंदर मैं जो आपकी सोच रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज पता हो, फॉर्मूलेस पता हो सारे। ठीक है। उसके बाद अब मैं मेंसुरेशन में आपको ये नहीं कराने वाला कि भाई टाइप के, कि पहले टाइप 1 के क्वेश्चन करो, टाइप 2 के क्वेश्चन करो। ऐसे नहीं करेंगे हम। ऐसा भी नहीं करेंगे कि भाई क्वाड्रिलेटरल मैंने पढ़ा दिया, अब मैं क्वाड्रिलेटरल के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है। ऐसा भी नहीं करेंगे। हम 2D और 3D, ठीक है, साथ लेके चलेंगे, साथ साथ करेंगे, बिल्कुल साथ साथ, है ना। तो 2D और 3D साथ साथ रहेगा। कभी कोई क्वेश्चन 3D का आ जाएगा, कभी कोई क्वेश्चन 2D का आ जाएगा। देखिए ऐसा इसलिए कोई रीजन है, आपने देखा होगा। देखिए मैक्सिमम टीचर पता है क्या करते हैं, मैक्सिमम टीचर यही करते हैं कि सब चीज ना टाइप वाइज पढ़ाते हैं। ठीक है। वो कैसे, जैसे क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया, क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल करा दिया, रेक्टेंगल पे क्वेश्चन करा दिए, फिर स्क्वायर कराया, स्क्वायर पे क्वेश्चन करा दिए, ट्रिपेजियम कराया, ट्रिपेजियम पे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है। इससे दिक्कत क्या रहता है, इससे दिक्कत ये रहता है बच्चे की सोच यहाँ सीमित रहती है, यहाँ से यहाँ सीमित रहती है, यहाँ से यहाँ। पर अगर मैं मिक्स कर दूंगा ना, कि कभी तो 3D आ गया, ठीक है, कभी 2D आ गया, ठीक है, तो बच्चे को ना अपना जो ब्रेन है वो स्विच करना पड़ेगा। कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। और ये स्विचिंग ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये स्विचिंग ही जो है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आपके दिमाग में स्विचिंग नहीं है, यानी आप कितनी आराम से चीजों को रिकॉल कर पाते हैं, ठीक है, अगर वो चीज अच्छी नहीं है तो देखिए दिक्कत रहेगी एग्जाम में। दिक्कत रहेगी, बिल्कुल दिक्कत रहेगी। ठीक है। अब देखिए ये कराना तो बहुत आसान होता है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पे 20 क्वेश्चन करा दो बच्चों को, चलो इस पे 20 क्वेश्चन करा दो, गिने चुने बना रखे हैं वही बना दो। ठीक है। और बच्चे को करा दो, बच्चे को नोट्स से मिल जाते हैं, नोट्स उसे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। पर मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है। चीजें पूरी होंगी, पर मिक्स कराऊंगा, बिल्कुल मिक्स कराऊंगा। ठीक है। बिल्कुल मिक्स चलेगी सारी चीजें। अब आते हैं सबसे पहले एक एक करके प्रॉपर्टी जो बची हैं थोड़ी बहुत, पहले उन्हें कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे, है ना। सबसे पहले ये आपके सामने आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्वि बाहु त्रिभुज। ठीक है। समद्वि बाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसपे बेस क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसमें कितना क्वेश्चन है भाई, 400 प्लस क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी, लगभग 400 प्लस क्वेश्चन। ठीक है। पर ये सारा मिक्स रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इसकी वजह से इतना इंप्रूवमेंट हुआ है कि हम अगर कभी भी पेपर में, अब पेपर में ऐसा तो नहीं है ना लगे हुए क्वेश्चन आएंगे मेंसुरेशन के, पेपर में आपको स्विचिंग ही करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे, कभी 2D का आ गया, कभी 3D का आ गया, तो ये चीज क्लास से ही होती हुई चलेगी। चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड बराबर हैं, ये B/2, ये B/2, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यानी लंब डालेंगे, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ये H हो गया। H की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो ये आ गया। ठीक है। इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप एरिया का फॉर्मूला लगाएं तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये एरिया हो जाता है।
डेल्टा b/4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हाइट का फॉर्मूला है, ये एरिया का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, इसलिए क्लास में ये आपको बताया गया है। बिल्कुल भाई, ज्योमेट्री खत्म हो गया, मेंसुरेशन स्टार्ट हो चुका है। एक ये स्पेशल फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पेशल फॉर्मूले हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि इन पे क्वेश्चन आए, पर मेरा मानना ऐसा है कि आपको कराना जरूरी है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ट्राइंगल का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन 2 साइन ए, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 4a स्क्वायर है, ठीक है, बिल्कुल ये 4a स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर। आपको बेसिकली देखिए, मैंने पता क्या कर रखा है, मैंने ये फॉर्मूले याद नहीं रखे। मैंने क्या करा है, मुझे पता है कि ये आएगा कैसे। मुझे पता है अगर ये साइड ए है, ये ए है, ये b/2 है, क्योंकि ये पूरा b है, तो b/2 ये हो गया, h हो गया। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। याद मत करिए, ये लॉजिक ध्यान रखिए, है ना, याद नहीं रखना है आपको। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन 2 साइन ए, ये याद ही करना है। कोई यूनिक क्वेश्चन कभी मिल सकता है इस पे, ठीक है। हाँ, अब आते हैं आगे। अब आती है मुद्दे की चीज। मुद्दे की चीज यानी कैलकुलेशन आप कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। देखिए, एक एक करके मैं सारे पॉइंट पढ़ देता हूँ, ठीक है। एक एक करके मैं सारे पॉइंट पढ़ देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेंसुरेशन में कैलकुलेशन बहुत है, ठीक है। उस कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करना है, मेंसुरेशन में कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। ये देखिए, इसके लिए ना कुछ चीजें आपको बता रखी हैं। एक एक करके मैं सभी पॉइंट्स पे आऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक एक करके मैं सभी पॉइंट्स पे आऊंगा। हम्म, 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 एक सेकंड हो जाइए। ये आते हैं हम यहाँ पर, है ना। ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट, ठीक है। इन सब चीजों को मैं समझा रहा हूँ आपको, एक सेकंड। पहला पॉइंट देखिए, लक्ष्य 200 में भाई सब कुछ है। पहला पॉइंट देखिए, एक सेकंड, हाईलाइट कर देता हूँ मैं, क्या लिखा है, सभी को समझ आना चाहिए। पहला पॉइंट क्या लिखा है, ऑप्शन अगर दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ। ध्यान रखना है, क्वेश्चन करते वक्त अगर ऑप्शन दूर दूर है तो हम अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है मेरा, सेकंड पॉइंट है मेरे सामने, ये पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो जहां पर भी पाई आएगा वहां हम 22 में यानी 11 का मल्टीपल आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। 11 का मल्टीपल इसलिए क्योंकि 22 के अंदर 11 आ रहा है। पर ये चीज ध्यान रखिए, ये चीज ध्यान रखिए कि 11 का मल्टीपल हम कहाँ मार्क कर सकते हैं। 11 का मल्टीपल हम केवल वहां मार्क कर सकते हैं जहां पर पाई की वैल्यू 22/7 हो। अब कई जगह पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है, ठीक है। तो ऐसी जगह पर हम 11 का मल्टीपल मार्क नहीं कर सकते, पर बच्चे ये बेवकूफी करते हैं
कि पाई जहां देखते हैं 11 का मल्टीपल सीधा ऑप्शन में मार्क कर देते हैं। 11 का मल्टीपल तभी मार्क करना है जब पाई की वैल्यू ये हो। अगर पाई की वैल्यू ये हुई तो 11 का मल्टीपल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर एक से अधिक ऑप्शन में 11 का मल्टीपल है, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि एक या दो तीन ऑप्शन में 11 का मल्टीपल मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे उस केस के अंदर? तो या तो किसी और नंबर का मल्टीपल देखेंगे उसके अंदर, जैसे एमजी कॉन्सेप्ट में हमने देखा था। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि 7 आ रहा है तो 7 का आ जाएगा, 13 आ रहा है 13 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कई जगह हम डीएस भी लगा सकते हैं, जैसे पाई की जगह डीटस हम 7 का प्रयोग करें। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा इस चीज को, मैं इसे अब छोटा कर देता हूँ थोड़ा। हम्म, इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जगह जगह लगाएंगे आप। ठीक है, पहली बात ये, पाई जहां भी यूज हो रहा है इसके साथ जो भी फॉर्मूला है, चाहे आर स्क्वायर है या आर स्क्वायर एच है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 7 का मल्टीपल होना जरूरी है। 7 का मल्टीपल होना जरूरी है। ठीक है, ये कंपलसरी है कि होगा ही होगा, और अगर नहीं होता है, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है आंसर अप्रोक्स होगा, यानी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। उस केस के अंदर आप डीएसएमजी कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे कोई फॉर्मूला है आपके सामने, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये बात पक्की है, या तो इसमें 7 होगा या इसमें 7 होगा। ठीक है, अगर इसमें 7 नहीं है तो आंसर एक्यूरेट है ही नहीं उसका, उसके ऑप्शन जो है अप्रोक्सीमेट है, पहली बात। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, अगर ये पाई है, आर स्क्वायर एच लिखा है, इसमें 7 है, तो आंसर क्या आएगा? 11 का मल्टीपल आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब कई जगह ऐसा होता है 11 का मल्टीपल तो होता है हमारे पास, पर फिर भी आंसर नहीं आ पाता, दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं, कभी तीन ऑप्शन मैच कर जाते हैं। उस केस में क्या करिए? एमजी कॉन्सेप्ट लगाइए, और कोई नंबर देखिए। मान लेते हैं इसमें 13 आ रहा होता तो 13 का मल्टीपल आंसर आ जाता। ठीक है, मान लेते हैं ये भी नहीं हो पाया, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं ये भी नहीं हो पाया। एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, मैं थोड़ी शीट ना डिलीट कर देता हूँ। मान लेते हैं ये भी नहीं हो पाया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ डिटेल में। मान लेते हैं मेरे को ये सॉल्व करना है, पाई आर स्क्वायर एच। मेरे को दो ऑप्शन मिल गए 11 के मल्टीपल। ठीक है, 11 के मल्टीपल, ये भी है ये भी है, सी डी कट गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? और किसी नंबर का मल्टीपल देखूंगा। ठीक है, पहली चीज ये, एनी अदर नंबर। ठीक है, अगर मैं वो नहीं देख पाता हूँ तो दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? मैं डीएस लगाऊं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि डीएस मैं पेपर में इसे पूरा लिख के ही लगाऊंगा जरूरी। तो डीएस लगाने के लिए आपको क्या बताया गया? पाई का मतलब क्या होता है? 22/7, है ना। और 22/7 अगर है, 7 नीचे होता है तो हम क्या करते हैं? 4 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, है ना। तो ये क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, ये क्या हो जाता है? 88 यानी 7। तो इसका मतलब है पाई जहां भी होगा उसका डीएस 7 लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि पाई आर स्क्वायर एच है, तो 7 इसका डीएस हो गया, आर स्क्वायर का डीएस डाल दिया, एच का डीएस डाल दिया, डीएस देख लिया कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, ए का या बी का। ठीक है, उस हिसाब से मैंने आंसर कर दिया। पर यहाँ पर एक चीज और है भाई, ये 7 डीएस कब लेना है? जब पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। अब हर बार 22/7 नहीं होती, कई क्वेश्चन में एग्जामिनर 3.14 देता है। अगर पाई की वैल्यू 3.14 है तो डीएस आपको उसका 8 लेना पड़ेगा। ठीक है,
उस केस के अंदर आप 7 नहीं ले सकते। कितने लोगों को ये मेरी सारी बात समझ आ गई है? कैलकुलेशन स्पेशल चीजें चल रही हैं आपके सामने, स्टार्टिंग में ही रखी है मैंने कि आगे की कैलकुलेशन आप किस तरीके से टैकल करेंगे। mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। ठीक है, इसमें किसी का भी कोई डाउट है, क्रॉस क्वेश्चन है तो पूछ सकता है वो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये कहीं भी लिखी नहीं होंगी, ये सारा एक्सपीरियंस है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं, यही पॉइंट लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिखे हैं। अगर 8 ds लेंगे तो सॉल्व कैसे होगा? क्यों नहीं होगा भाई, ds जैसे लेते हैं वैसे लीजिए 8। ठीक है, ds यानी डिजिटल सम भाई। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम्म, हम्म, ध्यान से देखिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो जगह जगह इस्तेमाल होगी, इसलिए ये भी स्टार्टिंग में लिखी गई है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 7 और 11 दोनों का मल्टीपल नहीं होगा भाई, केवल 11 का मल्टीपल होगा, मैंने बताया। अब ध्यान से समझिए, अभी समझ आ जाएगी बात। और बहुत ध्यान से समझना है सभी लोगों को, ये एक चीज लिखी है आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। भाई mg कॉन्सेप्ट का, ds का यूट्यूब पे पूरा सेशन है। ठीक है, किसी को भी डाउट है तो देख सकते हैं। और बाकी जिन्होंने कोर्स ले रखा है तो उनको कोर्स में भी मैंने कराया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, एक चीज आपको याद करनी है, वो ये। ठीक है, ये क्या है, आइए देख लेते हैं। r अगर 7 है, 2 पाई r 44 होगा। ठीक है, और πr² 154 होगा। ठीक है जी, ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसा क्यों बताया गया ये भी मैं बताता हूँ। देखिए, जहां भी आप सर्कुलर फिगर देखेंगे, चाहे वो सर्कल हो, सिलेंडर हो, स्फेयर हो, कोन हो, ठीक है, जगह जगह आप पाएंगे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होना। ठीक है, सब जगह आपको रेडियस जो मिलेगा, इन सब जगह मैक्सिमम जगह आर जो है 7 का मल्टीपल ही मिलेगा, 90%। ठीक है, मैंने रीजन भी बता दिया उसका क्यों, क्योंकि जब वो 7 आता है, 7 वो कट जाएगा तभी आंसर एक्यूरेट आ पाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा सभी। देखिए, मेन बात पता है क्या है? मेन बात है कि आप इसे लगाते कैसे हैं। ये रेडियस हो गया, ये परिमाप हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, एरिया। ठीक है, अब आर की वैल्यू ये है, तो ये 44 किसकी वैल्यू है? 44 वैल्यू है इसकी, 2 × π × 7 की। ये ध्यान रखिए कि ये 44 आता है। 2 × π × 7 का स्क्वायर, ये 154 आता है। ये ध्यान रखिए, खाली ये मत ध्यान रखिए कि रेडियस 7 है तो ये 154 आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये चीजें हम इसमें इस्तेमाल करें सर्कल के अंदर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी बताऊंगा, पहले आप ये समझिए, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे कि आप एक चीज देख सकते हैं, परिमाप जो होता है पेरीमीटर, वो 2 πr होता है, वो आर पे सीधा डिपेंड करता है। एरिया किस पे डिपेंड करता है? r² पे। ठीक है, अगर मैं रेडियस को 3.5 कर देता हूं, यानी इसका आधा, तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप भी आधा हो जाएगा, क्योंकि परिमाप इस पे सीधा निर्भर करता है, तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये 22 आ जाएगा। ठीक है,
ऐसी मैं एरिया की बात करूं, एरिया आर स्क्वायर पे निर्भर करता है। अगर ये आधा हो गया तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब है 154/4, ये आ जाएगा। अब यही मैं क्या करता हूं, मेरे को याद केवल ये ग्रीन वाला रखना है, बाकी सब अपने आप निकल जाएंगे। मान लेते मैंने 14 ले लिया, इसका दुगना, तो परिमाप आर पे सीधा डिपेंड करता है। ठीक है, सीधा डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, ये अगर दुगना हो गया तो ये भी दुगना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 4 गुना होगा। 4 गुना क्यों हुआ, क्योंकि ये आर स्क्वायर पे निर्भर करता है। आर की जगह अगर आप 2r डालते हैं तो 4r² आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए आपने इसे 4 गुना कर दिया। ठीक है, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी जो हम जगह जगह इस्तेमाल करेंगे, जगह जगह इस्तेमाल करेंगे इस चीज को। ठीक है, मेंसुरेशन तो भाई अभी काफी टाइम चलना है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। मान लेते हैं 28 वाला भी ले लेते हैं। 28 हो गया रेडियस, यानी 4 गुना, तो परिमाप भी 4 गुना हो गया। पर एरिया कितने गुना होगा, एरिया 16 गुना होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, मैंने ना आपसे एक बात बोली कि आपको 2π7 की वैल्यू ध्यान रखनी है, 44। 2π, एक सेकेंड, 2π पाई इंटू 7 का स्क्वायर ध्यान रखना है, कितना, 154। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्यों बोला। कई जगह फॉर्मूला मिलेगा 2πRh, मान लेते हैं ये है। उसने क्या बोला, h की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं h की वैल्यू आ गई 14। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है मान लेते हैं 10। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2π10 × 14। अब आपको ये लगा यार ये तो वैसा नहीं है जैसे हम सोच रहे थे, यार वैसा ही है, आप थोड़ा देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो आपको इसमें नजर आएगा, इसमें 7 है। 7 अगर आप इसका इसके साथ ले लेंगे तो 44 आ जाएगा, 44 × 20 हो जाएगा बेसिकली, ये सीधा आ जाएगा आपका 880। ठीक है, तो वो बात आपको इसलिए बताई गई है, आपको ये ध्यान रखना है 2π7 44 होता है, π × 7² 154 होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कहीं पर आपको ये दे रखा है πRL, π × 14 इंटू क्या हुआ, उसने आपको दे दिया 21। ठीक है, मान लेते हैं मेरे को ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, अब भाई कैलकुलेट तो बहुत आराम से हो सकता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, 7 का स्क्वायर 154 हो जाता है। ठीक है, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, 6 आ गया, 924 आ गया। ठीक है, ये मेरा 924 हो गया। तो इसे पूरा सॉल्व करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। पर वो जब जब मैंने ये चीजें इसी तरीके से ध्यान रखी हैं कि π × 7² 2π × 7। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बिल्कुल जरूरी, देखिए आपको ना पेपर में परोसा नहीं जाएगा, ये नहीं है कि रसगुल्ला उठा के दे दिया, आपको सिर्फ खाना है, रसगुल्ला बनाना पड़ेगा वहां पर। अब π × 14 × 21 है, इसमें आपको वो 7-7 वाला फीचर नहीं दिख रहा, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतना जल्दी 924 निकाल लिया भाई, देखिए ना ध्यान से, आपको भी तो सभी को सिखाई है मैंने चीज, इंस्पेक्टर 40 हमने लगातार करी है। उसमें मैंने आपको यही सिखाया है कि 15 को 6 से गुणा करो, 900 आ जाएगा। 15×6 = 90, यानी जीरो लगा दिया, 900 और 24, 924 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी कैलकुलेशन स्पेशल चीजें हैं भाई। ठीक है, और ये चीजें सर्कल तक सीमित नहीं है, अगर आप इसे ऐसे पढ़ेंगे तो सर्कल तक लिमिटेड रह जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसे ऐसे पढ़ेंगे तो, तभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि भाई आप ये मत ध्यान रखो, आप ध्यान रखो ये 2π7 कितना होता है, 44 होता है, π7² कितना होता है, 154 होता है, आगे की चीज अपने आप हो जाएगी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई एडवांस मैथ जितना मैं करा दूंगा इससे बाहर किसी एग्जाम में नहीं आएगा, गारंटी है। पर करना सभी समझ के, क्योंकि चीजें बहुत सारी करा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें करा रहा हूँ, आपको कई चीजें नहीं भी लग सकती हैं। ठीक है, तो जैसे यही बात करें, ये सारी चीज पहले ही कराई है मैंने आपको। अब देखिए एक बार रिकॉल कर देते हैं। अगर मैं रिकॉल करता हूं, सबसे पहले आपको ये बताया गया कि ऑप्शन अगर दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करिए। 11 का मल्टीपल मैंने देखना बताया। 11 का मल्टीपल देखिए, लोग क्या करते हैं केवल 11 का मल्टीपल ही बताते हैं। मैंने तो आपको एमजी कॉन्सेप्ट बता रखा है, आप तो ये मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट पहले और भी जगह लगा कर आ चुके हैं। ठीक है, बच्चे केवल मेंसुरेशन में ही लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पाई दिख जाता है, 11 दिख जाता है। तो मैंने आपको 11 का मल्टीपल और एमजी कॉन्सेप्ट दोनों बता रखा है, मैंने आपको डीएस बता रखा है। ठीक है, तो डीएस मैंने आपको बताया। डीएस अगर मैंने आपको बताया तो उसके अंदर मैंने ये भी बताया, सब चीजें लेके चल रहा हूं मैं यहाँ पर। देखिए पता है क्या होता है, जो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ ना चीजें, वो चीजें जब पता लगती है, जब आप एग्जाम देके आते हैं, अरे यार लिमिटेड पढ़ा था, 11 का मल्टीपल ही पढ़ा था, काश और मल्टीपल भी होता तो आंसर आ जाता। उसके अलावा अगर कुछ चीज बच गई तो वो डीएस से हो सकती है। डीएस से कैसे हो सकती है वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताई। ये कैलकुलेशन बतानी बड़ी बात नहीं है, ये लगवानी बड़ी बात है। मैं जगह जगह लगाऊंगा इसे, और आप सब भी देखिएगा कितने अच्छे से लगाएंगे। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज कुछ। ठीक है, ये एक सेकंड हो जाइए। शेडिड एरिया, शेडिड एरिया पे आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, शेडिड एरिया पे कुछ है, देखिए ये इसके बराबर होगा। अगर आप इसे अंदर अंदर खींच दें तो ये बन जाएगा। ठीक है, यानी ये वाली चीज इसके बराबर है, पहली चीज ये ध्यान रखनी है। और शेडिड एरिया किसके बराबर है, 3/14 x²। ठीक है, ABCD के स्क्वायर था। यदि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD MNOP, अगर इसका एरिया Z है, MNOP क्या होगा, मिड पॉइंट से मिलाकर बना है, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, इसका एरिया इसका आधा रहेगा। ठीक है, x बाई साइड है इसकी, शेडेड एरिया इक्वल टू 3/14 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ज्योमेट्री में एरिया ऑफ लीफ के क्वेश्चन नहीं करवाए भाई, एरिया जितना भी पार्ट आता है वो इसमें आता है मेंसुरेशन के अंदर। ठीक है, मेंसुरेशन एक बार पूरी हो जाए ना, एक भी वर्ड बोल के बताना, एक भी बोल रहा हूँ, आपने जो सोचे भी नहीं होंगे ना वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे यहाँ पर। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं भी होंगे वो भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, एरिया वॉल्यूम ये सब इसमें आता है मेंसुरेशन में। ठीक है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट भी मैंने मेंसुरेशन में लिया है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एरिया पे आते हैं, एरिया पे। ठीक है, और कभी कभी अगर साइड वगैरह निकालने पे आ जाते हैं, एंगल पे बहुत कम आते हैं, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर लिया है। अभी धीरे धीरे करके क्वेश्चन देखेंगे, जब पूरा हो जाए तब बताइएगा, है ना कि कुछ रह गया। आगे आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये स्क्वायर बनाया गया एक ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, ये ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बनाया गया, लगातार बनाए जा रहे हैं। तो कोई भी nth स्क्वायर अगर आप बनाते हैं, उसकी साइड निकालनी है अगर, तो ये हो जाएगी xn इक्वल टू बी एच एन अपॉन बी प्लस एच की पावर n। ठीक है, अगर आप nth स्क्वायर निकालते हैं, इस पे बेस मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और कितने दिन पेन टैप पर चलेगा भाई कुछ नहीं पता, जैसे ये नहीं पता कि कोरोना कब तक चलेगा या लॉकडाउन कब तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये स्पेशल प्रॉपर्टीज है सारी। ठीक है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ये सारी आपको याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। इसे मैं समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि समझाने वाला कोई पार्ट नहीं है। क्लास में ले इसलिए रही है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये भी वो सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ 3D पे, ध्यान से देखिएगा। भाई इतनी चीजें हो जाएंगी ना, आपको ये लगेगा कि आप खुद बोलेंगे कि इससे बाहर नहीं होगा कुछ भी। ठीक है,
भाई घर पे डिजिटल बोर्ड होता तो मैं ऐसे बैठ के क्यों क्लास ले रहा होता, बताइए। अगर घर पे डिजिटल बोर्ड होता तो मैं ऐसे क्लास क्यों लूंगा, बताइए। आपको क्या लग रहा है ऐसे क्लास लेना इतना आसान है? ये पूरी कमर दर्द कर जाती है, पूरी कमर दर्द। आप बैठ के देखिए, डेढ़ दो 1 घंटे 1.5 घंटे आप यूं बैठिए और बैठ के पता लग जाएगा एक ही जगह बैठना है। बहुत मुश्किल है ऐसे क्लास लेना। बोर्ड पे क्लास लेना बहुत आसान है, क्योंकि वहां मूवमेंट रहती है, आप यहाँ से यहाँ चल सकते हैं, यहाँ से यहाँ चल सकते हैं। ठीक है। तो हम तो खुद परेशान है भाई, पर क्या करें बताइए। अब वो चीज पता जब लगेगी जब आप खुद बैठेंगे कभी लैपटॉप लेके, बैठिए सामने, 1 घंटा एक ही पोजीशन पे बैठना है बस यूं। ठीक है, पता लग जाएगा आपको। बहुत दिक्कत है ऐसे क्लास लेने में। बल्कि आपको ये लगना चाहिए कि भाई इसमें एफर्ट ज्यादा लग रहा है। ठीक है, उसमें एफर्ट नहीं लगता बिल्कुल भी भाई। इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट, एक जगह बैठना ज्यादा मुश्किल है, घूम के पढ़ाना आसान है बहुत। चलिए आइए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कुछ बच्चों को अगर शिकायत है तो भाई देखिए, मेरे से शिकायत मत करिए, कंडीशन से करिए। नीयत मेरी आप जानते हैं, बस उतना ही काफी है मेरे लिए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आप लोग पता है फिर भी पढ़ रहे हैं। आप बैठ के यूं बैठ के भी पढ़ सकते हैं, आप यूं लेट के भी पढ़ सकते हैं, आप यूं भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं देख रहा। मेरे को सारे बच्चे देख रहे हैं इतने, ठीक है, और मैं पढ़ा नहीं सकता वैसे। आइए देख लेते हैं। एक क्यूब है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्यूब है आपके सामने, यानी घन। ठीक है। अब घन के अंदर क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसका वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम की बात क्या हो गई, ए क्यूब हो गई। ठीक है। अब आगे देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 a²। अब देखिए आपको ना लॉजिक समझने की जरूरत है। क्यूब से पहले मैं क्यूबॉइड लेता हूँ यार, ध्यान से समझिएगा। क्यूब से पहले मैं क्यूबॉइड लूंगा। ठीक है। ये एल होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। वॉल्यूम आप सभी को पता है, LBH, है ना। टोटल सरफेस एरिया, टोटल, सबसे पहली बात ना विजुअलाइजेशन। 3D में ना विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है विजुअलाइजेशन। ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं कोई, हम्म 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 एक सेकेंड चाहिए। ठीक है, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ये सारी चीजों में समय लूंगा थोड़ा थोड़ा। LBH। ठीक है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम तो पता है कि बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ, टोटल सरफेस एरिया का मतलब सबसे पहले आपको सरफेस पता होनी चाहिए, तल कितनी है। आप जिस भी कमरे में बैठे हैं वो एक क्यूबॉइड है। ठीक है, जिस भी कमरे में आप बैठे हैं वो एक क्यूबॉइड है। उसमें एक राइट की दीवार होगी, एक लेफ्ट की दीवार होगी। मान लेते हैं अगर आप यहाँ बैठे हैं तो ये राइट की दीवार है, ये लेफ्ट की दीवार है, एक आपके सामने दीवार होगी, एक आपके पीछे दीवार होगी, एक ऊपर छत होगी, और नीचे आपके जमीन होगी। ठीक है, तो 6 सरफेस आपको दिख रहे हैं। अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो आपने देखा कि भाई जो मेरी नीचे सरफेस है वही मेरी ऊपर है, तो नीचे वाले का एरिया कितना है, LB, तो 2LB। आपने देखा राइट साइड वाले का एरिया कितना है, आपने देखा B/H। तो आपने देखा लेफ्ट वाली भी तो उतनी है, जितनी राइट दीवार है उतनी लेफ्ट है, तो इसका भी BH हो गया। ठीक है। फिर आपने देखा सामने वाली का कितना है, HL हो गया। इस तरीके से पीछे वाली का भी HL हो गया, इसलिए टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 2LB/BH/HL। ठीक है, यानी ये विजुअलाइजेशन होना जरूरी है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर 3 फेसेस हैं आपके सामने जिनका एरिया A1 A2 A3 है, मान लेते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ, इसे हटा दिया मैंने, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया। ध्यान से बात समझिएगा। ठीक है, अगर इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, और सामने वाले का A3। ठीक है, ये बेस है,
ये राइट, ये सामने, ठीक है, क्योंकि सामने से पीछे आ जाएगा, राइट से लेफ्ट आ जाएगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर इन तीनों का एरिया ये है तो इसका वॉल्यूम अगर मेरे को निकालना है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अंडर रूट ऑफ A1 A2 A3, डायरेक्ट आपको लिखना है और आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का, ठीक है। अब अगली चीज, अब मान लेते हैं डायगनल, ठीक है। अब देखिए इसमें ना दो क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको ध्यान से बताऊं। एक क्वेश्चन बनता है इसमें, इस पे बहुत ध्यान से समझिएगा। आप जिस भी कमरे में बैठे हैं उस कमरे में, उस कमरे के फर्श पे सबसे बड़ी रोड जो रखी जा सकती है उसकी लंबाई क्या होगी? उसके फर्श पे, फर्श क्या है? ये रहा, फर्श वाले पे सबसे बड़ी लंबाई की रोड जो रखी जा सकती है वो ये आएगी, इसका डायगनल। अगर ये L है, ये B है, तो ये अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अगर वो फर्श पे बोलता है, अगर वो बोलता है जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे के अंदर रखी जाने वाली रोड, सबसे बड़ी रोड या सबसे बड़ी पोल जो है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो वो रोड हो गई आपकी ये, इसकी लंबाई अगर आप निकालते हैं, ये L है, B है, ये कितना है? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये H है। तो मेरे को ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया, ये वाला। तो अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। चलिए, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब उसने पूछा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कई बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं, भाई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। फॉर्मूला याद थोड़ी करना है, ध्यान से देखिए। चार दीवारी का क्षेत्रफल बताना है, चार दीवारी बना लेते हैं। चलिए पहले ये चार दीवारी बन गई, ठीक है। फर्श को छोड़ के चारों तरफ का एरिया निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये L है, ये B है, ये H है, ये H है। दीवार कौन सी है? एक आगे वाली, एक पीछे वाली। आगे वाली का एरिया कितना है? LH, पीछे वाली का भी उतना ही होगा, ठीक है। सात वाली का कितना है? इसका HB, इसका भी उतना ही होगा। तो ये आ गया और 2H कॉमन ले लिया, L प्लस B आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2HL प्लस B, ये आ गई एरिया ऑफ 4 वॉल। ये आपको याद नहीं रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए विजुअलाइजेशन से। अंडर रूट A1 A2 A3 कैसा आया? देखिए भाई, ये भी बता देता हूँ। A1 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी? LB। A2 की निकालेंगे BH। A3 की निकालेंगे HL, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? A1 A2 A3 किसके बराबर आ गया? LBH, इसके स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? वॉल्यूम का स्क्वायर, A1 A2 A3, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया? अंडर रूट A1 A2 A3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्यूबॉइड खत्म, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता हूं मैं इस पे, घन पे, ठीक है। ये घनाभ था, अब मैं घन पे आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब घन भी एक तरीके का घनाभ है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, सीधी सी बात, मैं सही बात बताऊं। क्यूब भी क्या है? एक तरीके का क्यूबॉइड है, ऐसा क्यूबॉइड जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, पता है एक चीज ये बतानी है मेरे को आपको, वर्टेक्स जिसे आप बोलते हैं शीर्ष, ठीक है, सरफेस जिसे आप बोलते हैं तल, ठीक है, एज जिसे आप बोलते हैं भुजा, ठीक है। अगर आप बात करें वर्टेक्स यानी शीर्ष, अगर आप तल की बात करें, इसमें तल कितने हो गए? ध्यान से देखिएगा, देखिए इस पे बेस क्वेश्चन है, ठीक है। उस पे बेस प्रॉपर्टी भी होगी, आगे रुक जाइए मैं देखता हूँ कहां पर है। ये तो 25 वाला,
इस पे यहाँ तो नहीं है। सरफेस अगर मैं बात करूं, इसमें कितने तल हो गए, आगे पीछे, देखिए तल मतलब 2D सरफेस, ठीक है। तो कितनी आई थी, अभी हमने निकाली थी 6। वर्टेक्स कितने हैं, 1 2, जो कोने वाले हैं वर्टेक्स हैं। ध्यान से देखिएगा, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। आपको लग रहा हो ना यार सर क्या बता रहे हैं बेसिक, ये यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आएगी। ये 8 है, ठीक है। एज की बात करें अगर, एज कितनी है, 4 4 8 9 10 11 12। देखिए कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ये मुझे पता है कितनी होती हैं। अब एक फॉर्मूला बनता है जिसे हम बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला। इस पे बेस क्वेश्चन आता है एग्जाम, ठीक है। यूलर्स फॉर्मूला, सरफेस प्लस वर्टेक्स माइनस एच इक्वल्स टू 2। ये फॉर्मूला है आपका। सरफेस कितनी है, 6 है, वर्टेक्स कितना है, 8 है, एच कितनी हो गई, 12, माइनस करा तो 2 आ गया, ठीक है। तो सरफेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इक्वल्स टू 2, किसी भी 3D सरफेस में ये वैलिड होगा, किसी भी 3D सरफेस में। ये हम जगह जगह लगाएंगे, और इस पे बेस मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो एग्जाम में आया। और मैं आपको ये बताऊंगा, देखिए ये चीज तो मैं पहले से पढ़ाता था बच्चों को, पेपर में ये क्वेश्चन आया, अगर किसी ने वो पढ़ रखा होगा तो सीधा हो जाएगा, और नहीं पढ़ रखा होगा तो उसने पहले बैठ के सारा काम किया होगा पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखिए 6 फेस हो गए, 12 भुजाएं हो गई, 8 कॉर्नर हो गए जो मैंने यहाँ पर लिखे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे पता है, अगर सामने वाली सरफेस ले लूं तो इसका एरिया ए स्क्वायर है, तो टोटल हो गया 6 ए स्क्वायर। इसी को आप 2D स्क्वायर से भी ध्यान रख सकते हैं कि डायगनल का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डायगनल ऑफ क्यूब, डायगनल यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। डायगनल अगर निकालना है तो देखिए ये ए है, ये ए है, ये कितना आ जाएगा, √2a। और ये √2 है, ये ए है, तो ये कितना आ जाएगा, √3a, इसलिए ये √3a हो गया। और हर फेस का डायगोनल की बात करें, अगर किसी फेस पे बनाना है तो √2a हो गया, ठीक है। अब 3 क्यूब जो है, 3 क्यूब अगर पिघलाकर एक नया क्यूब बनाया जाता है तो ये ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला। 3 क्यूब है जिनका वॉल्यूम ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब हो गया, उसे पिघलाकर एक नया क्यूब बनाया गया। उस नए क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, इसका क्यूब रूट कर देंगे, ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी भुजा हो जाएगी, तो नए क्यूब की भुजा आ जाएगी, नए घन की भुजा आ जाएगी आपकी, ठीक है। कितने लोगों को क्लियर है क्यूब, जल्दी से बताइए। mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए समय लेने वाली चीजें हैं ये, इसलिए मैं समय ले रहा हूँ इसमें, ऐसा नहीं है कि बेमतलब में समय ले रहा हूँ। आगे देखिए, ठीक है। ये क्या है, सिलेंडर। अब सिलेंडर आप सभी को पता है बेलन क्या होता है ना। बेलन को कभी खोल के देखा है, बेलन खोल के देखने पे ऐसा दिखता है, इसे हम बोलते हैं क्या पता है, इसे हम बोलते हैं नेट डायग्राम, ठीक है। 3D बॉडी को मैं 2D में ले आया, अगर आप इसे रोल करेंगे यूं करके और ऊपर नीचे ढक्कन लगा देंगे, सिलेंडर बन जाएगा वापस। इसे हम नेट डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका बेस एरिया इंटू हाइट, ये ध्यान रखिए। जहां भी ऊपर नीचे सरफेस एक जैसी होती हैं, ठीक है, वहां पर बेस एरिया इंटू हाइट लगता है, जहां ऊपर नीचे सरफेस एक जैसी होती है, ध्यान रखिए। बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया कितना है इसका, πr²। हाइट कितनी है, h है, तो इसलिए ये आ गया। कर्व सरफेस एरिया 2πrh। अब कर्व सरफेस एरिया 2πrh क्यों है, ये देखिए। कर्व सरफेस एरिया 2πrh, कर्व सरफेस एरिया कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला सरफेस कौन सा है, ये तो ये आ गया जिसे आप खोलेंगे। अब ये क्या था, सर्कल था, सर्कल के हिसाब से परिमाप कितना होगा इसका, ये टोटल लेंथ कितनी होगी, 2πr, यानी ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये होगी आपकी 2πr,
और हाइट कितनी है h, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, इसलिए यहाँ पर 2 पाई आर एच आ गया, इसलिए कर्व सरफेस एरिया आपका 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, ये लॉजिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें, देखिए ये आ गया और एक ऊपर का और एक नीचे का, ऊपर नीचे का क्या है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया और 2 पाई आर एच। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया से डिवाइड करते हैं अगर, तो एच अपॉन एच प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? सिलेंडर क्लियर है? जल्दी से बताइए। देखिए नेट डायग्राम क्लियर होना बहुत जरूरी है। कोई भी अगर सरफेस पूछी जाती है, कोई भी तल पूछा जाता है, किसी भी तल का क्षेत्रफल पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको निकालना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली बेलन, खोखला, उसमें देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। वॉल्यूम का ये हो जाएगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, बड़ा और छोटे वाला। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखिए हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, जगह जगह तब क्लियर हो जाएगा, और इसमें ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। स्फेयर का वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब पता है आपको। ठीक है, आगे आते हैं स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है, जो अंदर से खोखला है, इस तरीके से। इसका रेडियस अगर आर है, इसका कैपिटल आर है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अंदर वाला सरफेस एरिया निकालते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर वाला निकालते हैं तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे हेमिस्फेरिकल शेल हो गया। देखिए ये फॉर्मूले तो आपको ध्यान ही रखने हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोन। कोन है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोन पे बहुत क्वेश्चन आएंगे। कोन को खींच ही लेते हैं यहाँ पर। देखो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अब चल रहा है, कोन वाला। आर एच एल। ठीक है, आप सभी को पता है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, जहां भी सरफेस ऊपर नीचे एक जैसी होगी, वहां बेस एरिया इंटू हाइट जो है वॉल्यूम हो जाएगा। और जहां नहीं होगी, यहाँ पर इस जगह 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर है, हाइट कितनी है एच है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी अगर आप बात करें एक सिलेंडर में जिसका रेडियस आर था और हाइट एच थी, इसका वॉल्यूम कितना था पाई आर स्क्वायर एच। तो एक सिलेंडर में आपके 3 कोण आ सकते हैं एक तरीके से। एक सिलेंडर में 3 कोण, तो 3:1 का रेशियो होता है सिलेंडर का और शंकु का। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, ये वाला तो होगा ही होगा, साथ के साथ नीचे वाली सरफेस भी जोड़ जाएगी। ठीक है, ये सभी को पता होता है। अब आगे बढ़ते हैं, मेन बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये तो फॉर्मुलेज हैं, ये आपको पता है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया। ठीक है, अब बात समझिएगा यहाँ पर। देखिए बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको, ज्योमेट्री से भी ज्यादा मजा आने वाला है कोन में। कोन में कह रहा हूँ, एंसुरेशन में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन और भी अच्छे मिलेंगे आपको। अब सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है ना, वो पता है क्या, आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी आपको सिमिलर ट्राइंगल मिलेंगे। सबसे पहली चीज सिमिलर ट्राइंगल, इसलिए ये वाला एंगल इसके बराबर, ये 90, ये 90, ये अगर इसका रे आर है, इसका आर है, इसका अगर एच है, इसका कैपिटल एच है, ठीक है, इसका एल है तो इसका कैपिटल एल है। तो एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि आर बाय आर, एच बाय एच और एल बाय एल, ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटी यहाँ लगेगी, तो ये तीनों बराबर मिलेंगे आपको। जो प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं यहाँ पर, ये आर बाय आर, एच बाय एच, एल बाय एल आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अगर इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, ठीक है, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम अगर V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है, ठीक है, V1 अपॉन V1 प्लस V2, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये यहाँ पर है, ठीक है,
V1 अपॉन V1 प्लस V2 अगर मैं निकालता हूं तो वॉल्यूम क्या होता है, आर स्क्वायर एच। ठीक है, आपने पढ़ा ना वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर एच पे। ठीक है, अब आर का रेशियो जो है वो एच के रेशियो के भी बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम आर क्यूब पे भी डिपेंड कर सकता है, या वॉल्यूम एच क्यूब पे भी डिपेंड कर सकता है, या वॉल्यूम एल क्यूब पे भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि आर बाय आर एच बाय एच के बराबर है। ठीक है, और एल बाय एल के भी बराबर है, तो मैं वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू को कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, यही बराबर लिख सकता हूँ एल क्यूब अपॉन एल क्यूब, यही बराबर लिख सकता हूँ एच क्यूब अपॉन एच क्यूब। ठीक है, बात एक ही रहेगी क्योंकि आर बाय आर आपका एच बाय एच के बराबर भी है, एल बाय एल के बराबर भी है। अब बात आती है इसकी कि मेरे को निकालना है वी वन अपॉन वी टू, तो वी वन अपॉन वी टू निकालना है, तो ये तो आर क्यूब ही रहेगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये किसके बराबर, एल क्यूब अपॉन एल क्यूब माइनस एल क्यूब। और ये किसके बराबर, एच क्यूब अपॉन एच क्यूब माइनस एच क्यूब। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जगह जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी ना केवल आर से हम एल से भी, एल के रेशियो से एच के रेशियो से भी सारा काम कर सकते हैं। यानी मुझे डायरेक्ट पता लग गया, ठीक है, कि भाई अगर ये कौन था मेरा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये कौन था, ठीक है, अगर ये कौन है, ये कट रहा है इस हिसाब से। ठीक है, अगर ये V1 है, ये V2 है, तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, इसका रेडियस अगर R है, इसका रेडियस कैपिटल R है, तो मैं लिख सकता हूँ आर क्यूब अपॉन आर क्यूब माइनस आर क्यूब। और ये फॉर्मूला मैं केवल R में ही नहीं, ये फॉर्मूला मैं L में भी बना सकता हूँ, क्योंकि बात एक ही रहेगी। भाई माइनस इसलिए किया है क्योंकि यहाँ V2 निकाला है मैंने केवल, ध्यान से देखिए, ये V1 अपॉन V1 प्लस V2 था। ठीक है, V1 अपॉन V1 प्लस V2, तो अगर मेरे को केवल V2 निकालना है तो इसमें से V1 घटाना पड़ेगा, V1 घटा दिया मैंने, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, एल क्यूब माइनस एल क्यूब, एच क्यूब माइनस एच क्यूब। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। देखिए, आपको चाहे ये समझ आया हो ना आया हो, पर ये समझ जरूर आना चाहिए जो यहाँ बनाया था, लार्जेस्ट स्फेयर इन अ कोन। ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे को लार्जेस्ट स्फेयर निकालना है कोन के अंदर, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये आपके सामने सभी को ध्यान से देखना है। अब मेन बात है ये आया कैसे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये आर है, ये एच है, ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूं एच माइनस आर, क्योंकि ये आर है, ये 90 है, ये भी 90 हो गया। ठीक है, अब अगर हम सिमिलरिटी लगाते हैं, जो एंगल कॉमन था उसके सामने आर, जो एंगल कॉमन था उसके सामने स्मॉल आर, 90 के सामने एच माइनस आर, 90 के सामने एल। ठीक है, तो आर एल बराबर हो गया किसके, आर एच माइनस आर आर के। ठीक है, तो आर एल प्लस आर आर बराबर हो गया आर एच के। आर अगर कॉमन लेता हूं तो आर प्लस एल बराबर हो गया किसके, आर एच के। फॉर्मूला अगर नहीं भी याद रखें, सिमिलरिटी याद रखना, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है, कौन से दो समरूप है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आर प्लस एल। ठीक है, ये आ गया, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, केवल सिमिलरिटी लगाई है हमने। जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन 100% बनता है। देखिए, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रहे या ना रहे, आपको सिमिलरिटी ध्यान होनी चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं भाई। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अधिक से अधिक आयतन किसी बेलन का किसी कोन के अंदर, उस पे बेस ये फॉर्मूला बनता है। मैक्सिमम वॉल्यूम ये आता है, आर की वैल्यू, ये याद रखने वाला पार्ट है। ठीक है, याद रखने वाला। हाँ, इसमें ये चीज काम की है, ये आप देख सकते हैं। अगर ये कोन है, आर प्लस एल सेकेंड स्टेप में बताऊं कहाँ भाई, आर कॉमन ही तो लिया है भाई। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, देखिए आर कॉमन लिया है, देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए फॉर्मूले की गारंटी नहीं है मेरी कि फॉर्मूला ध्यान रहे, पर अगर निकालना आता होगा तो काफी जगह काम आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसका रेडियस अगर आर है, ये बार बार सिमिलरिटी का इस्तेमाल होगा। देखिए इसका रेडियस आर है, इसका कैपिटल आर है। ठीक है, देखिए अब आ रही है आवाज? अब सब सही है? ध्यान से बताइए जल्दी से। हेलो 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 हेलो। अब सही है? चलिए 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 चलिए। ठीक है, अब ठीक है, तो इस पे बेस आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब इन अ स्फीयर, ये तो जब मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन तभी बता दूंगा, कोई बहुत बड़े वो नहीं है इसके अंदर। ये भी, ये भी, ये भी। लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब इनसाइड अ कोन। ठीक है, पिछला पार्ट रह गया, ये देख लेते हैं एक बार दोबारा से। चलिए इसे देख लेते हैं दोबारा से, है ना, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे बोला एक शंकु है, इसके अंदर एक सिलेंडर है, एक बेलन है। ठीक है, इसकी हाइट h है, इसकी स्मॉल h है, ये h माइनस एच आ गया, ये r आ गया, ये कैपिटल R आ गया। ठीक है, बिल्कुल समझा रहा हूँ भाई, शुरू से ही समझा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बोला है लर्न करना है आपको। इस पे बेस जो क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, लर्न वाले पे क्वेश्चन नहीं आ सकता। इस पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट दे रखी होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, वाकई में इंपॉर्टेंट है। अगर ये h है, ये कैपिटल H है, ये h माइनस एच हो गया, ये r हो गया, सिमिलरिटी आप लगाते हैं, ये अपॉन ये अपॉन ये, तो h माइनस एच अपॉन आर, h अपॉन आर के बराबर हो गया। ठीक है भाई, छिन्नक पे अभी आऊंगा, अभी रुक तो जाइए, सब कुछ कराऊंगा। मैंने बोला है ना, आपकी एक भी चीज रह जाए ना मेरे को ब्लेम कर देना। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा भाई। सोचिए ना, मैंने भी 5 सिलेक्शन लिए, मुझे भी पता है पेपर में क्या क्या आता है। ठीक है, और उनके अलावा भी मैं 10 चीजें फालतू ही करा के भेजूंगा, कम करा के नहीं भेजूंगा। टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल, है ना। सब कुछ कराऊंगा यार, बिल्कुल भरोसा रखिए बस। h माइनस एच, अगर मैं h इधर ले आता हूँ, r इधर ले आता हूँ, इसे मैं सॉल्व करता हूँ h के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी। मेन क्या, देखिए ये आप वैल्यू याद नहीं रख सकते, मेन है कि सिमिलरिटी आपको पता हो, सिमिलरिटी ऑब्जर्व करना। ठीक है, कि कहाँ कहाँ लगेगी, मेरे को पता है इसमें यहाँ और भी बड़े में लगती है, बस इसके अलावा मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये आपके सामने, इस पे बेस क्वेश्चन ना आपको मिलेगा एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। बड़े से बड़ा घन, बड़े से बड़ा घन, घन यानी क्यूब। ठीक है, किसी शंकु में, किसी कोन में या शंकु में, बात एक ही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस पे बेस क्वेश्चन मिलेगा। ये बड़े से बड़ा अगर आप घन रखते हैं, इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है,
ये जो हो गई ये x√2 हो गया, इसका डायमीटर अगर आप देखें तो x√2 हो गया, ठीक है, x√2 हो गया ये, ठीक है। ये साइड x एक्स है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। हाइट कितनी है, h है, ठीक है, हाइट कितनी है, h है, और ये कितना आ गया, x√2 का आधा x/√2, ठीक है। अगर इसकी हाइट कोण की h है, रेडियस r है, तो ये कितना आ गया h/r, ठीक है। ये कितना बचा h-x, सेम वही चीज, और ये कितना बचा x/√2, ठीक है। अब हमने क्या करा, h/r h-x/x√2 x के लिए सॉल्व किया, ये आ गया। मेरे लिए ये ध्यान रखना मुश्किल है, मेरे लिए क्या ध्यान रखना आसान है, कि मेरे लिए ये ध्यान रखना आसान है कि इसके अंदर अगर मैं क्यूब बनाऊंगा, ऐसे क्यूब बनाना है, ठीक है, और मेरे को सिमिलरिटी लगानी है। सिमिलरिटी लगाने के लिए मुझे पता ही है, यहां से यूं ड्रॉप करूंगा, दो जगह सिमिलरिटी लगेगी, दो ट्राइंगल में, यहां से यहां ड्रॉप किया यहां पर, ठीक है। ये क्या था, डायगोनल था, इसलिए x/√2, ये क्या था h-x, ये क्या था h था, ये कितना था r था, ठीक है, और मैंने सॉल्व कर लिया। ये बड़े से बड़े घन का, इस पे बेस भी देखिए क्वेश्चन करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि अभी आपको 100% समझ आए, पर ये चीजें हम आगे करने वाले हैं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस क्वेश्चन लगातार मेंस में आते हैं, ठीक है। 3D से 2D विजुअलाइजेशन, ठीक है। जो 3D फिगर होती है ना, ठीक है, जो 3D फिगर होती है, मैम अब बेटर है फिर भी पहले से, मेरी भी ठीक है भाई तबीयत, ध्यान से देखिए। जो 3D फिगर होती है उसे 2D में छापना एक तरीके से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये मोबाइल देखता हूँ, देखिए मेरे सामने मोबाइल है, मैं इसे देखता हूँ, मेरे को सामने से तो ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ठीक है, यानी सामने से अगर मैं इसकी तस्वीर छापता हूँ दीवार पे, तो रेक्टेंगल बना दूंगा एक। अगर मैं इसे यहां से देखता हूं, तो एक लाइन सी नजर आ रही है मेरे को, बस, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा बात, ये अगर कोई चीज है, मोबाइल है मान लेते हैं मेरे सामने, ठीक है, मेरे सामने अगर मोबाइल है, देखिए किसी भी चीज के कौन कौन से व्यू हो सकते हैं, एक तो सामने से आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू, ऊपर से देख सकते हैं टॉप व्यू, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, ठीक है, ये सारे व्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ एक एक करके मैं सारे व्यू आपको ऑब्जर्व कराऊंगा, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इसमें याद रखने वाला पार्ट कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल फिगर अगर ये है, स्पेयर है, सामने से देखेंगे गोला छप जाएगा, ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो भी गोला छप जाएगा। सिलेंडर की बात करें, बेलन की, ये बेलन है, सामने से देखूंगा कट, तो ये रेक्टेंगल मिलेगा, फ्रंट व्यू। ये क्या है, टॉप व्यू। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो केवल सर्कल नजर आएगा। 3D को 2D में इमेजिन करना है ये हमें, ठीक है। अगर कोण है, अगर ये कोण है यानी शंकु, शंकु को आप सामने से देखें अगर यहाँ से, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। ऊपर से देखेंगे तो सर्कल नजर आएगा और टिप सी नजर आएगी ये, ठीक है, ये सर्कल सा नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं घन को देखता हूँ, घन सामने से देखेंगे तो ये स्क्वायर नजर आएगा, इधर से देखेंगे तो भी स्क्वायर नजर आएगा, ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। एक बेलन है किसी स्फेयर के अंदर, ध्यान से देखिए, ये ओरिजिनल है, 3D ये है। अगर मैं सामने से देखूंगा तो बेलन कैसा बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है, और स्फेयर के गोला कैसे बन जाता है, सर्कल बन जाता है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से क्या नजर आएगा, ये तो स्फेयर ही नजर आएगा, साथ के साथ ये गोला और नजर आएगा आपको, ठीक है, ये गोला ये बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोन इनसाइड अ सिलेंडर, ये सारी चीजें पता है कैलकुलेशन के काम आएंगी, कई जगह जहां विजुअलाइजेशन मुश्किल होता है वहां आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर ये शंकु है, इसके अंदर बेलन के अंदर अगर आप सामने से देखते हैं तो शंकु तो ट्राइंगल बन गया, और बेलन जो है वो रेक्टेंगल बन गया, यानी आयत बन गया। ऊपर से देखेंगे तो केवल सर्कल नजर आएगा, ये डॉट नजर आएगी। ऐसी मैं यहां देखता हूं, एक बेलन है, इसके अंदर एक शंकु रखा गया है, सामने से देखता हूं यहां से तो ये छप जाएगा, ठीक है। ऊपर से देखूंगा तो ये मिलेगा, ये ट्राइंगल मिलेगा आपको, ये आर, ये आर, ये एल, ये एल, ये एच, और इसका गोला दिखेगा, ठीक है।
आर का फॉर्मूला होता है इसमें L²/2H। क्वेश्चन आएगा, करेंगे, मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, इसलिए चीज बताई जा रही है आपको, किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। केवल विजुअलाइजेशन है, ध्यान से देखना है। अगर आप यहाँ देखें, एक टॉय है इस तरीके का, अगर इसे सामने से देखेंगे सिलेंडर से ये रेक्टेंगल बन जाता है, कोन से ट्राइंगल बन जाता है, ऊपर से देखेंगे तो सर्कल मिलेगा, ठीक है। ऐसी कोन कोन ऑन ए सिलेंडर, ये था सिलेंडर इनसाइड अ सिलेंडर, ये रहा, ठीक है। एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन, सामने से मैं देखता हूं तो ये मिलेगा, ऊपर से देखेंगे तो ये मिलेगा, क्योंकि ऊपर से अगर मैं देखता हूं तो ये रेक्टेंगल सा मिलेगा, ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। इस पे बेस क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है सीजीएल मेंस में, ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे अगर मैं देखता हूँ, अभी ये विजुअलाइजेशन ही करनी है आज की क्लास में हमें। और स्फेयर इनसाइड अ सिलेंडर, एक गोला किसी बेलन के अंदर रखा है, सामने से देखो, बेलन को ये बना दो, गोले को सर्कल बना दो, 2D में आ गया, ऊपर से देखेंगे केवल ये। कौन इनसाइड अ स्फेयर, एक शंकु है जो गोले के अंदर है, सामने से देखेंगे केवल ये दिखेगा, ऊपर से देखेंगे ये दिखेगा, ठीक है। पिरामिड ऑन अ क्यूब, किसी घन पे पिरामिड रखा है, सामने से देखेंगे ये दिखेगा, ऊपर से देखेंगे ये दिखेगा। एक टॉय है, सामने से देखेंगे ये दिखेगा, ऊपर से देखेंगे ये दिखेगा, ठीक है। ये हम कल करेंगे आगे, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये विजुअलाइजेशन थोड़ा सा समझ आया होगा। समझ आया है ना, जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए अगर विजुअलाइजेशन समझ आया। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, काफी जगह कैलकुलेशन करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी अगर दिमाग में विजुअलाइजेशन होगा, ठीक है। 3D बॉडी को 2D में कैसे ले जाना है। अब भाई एक आदमी है, एक आदमी खड़ा है, ये लेटा है मान लेते हैं बेड पे, ठीक है। उसका अगर आप 2D में वो बनाए तो आपको ये व्यक्ति ऐसे दिख जाएगा कि ये छपा हुआ यूं, ठीक है। तो हमने 3D बॉडी को लाके 2D में छापा है, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यानी कल से हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ईडी में किया होगा जिसने ईडी पढ़ा होगा, मैंने भी ईडी पढ़ रखा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रखा है, ठीक है। पर इससे विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे चीजें और भी क्लियर होंगी। अभी 2 क्लास में आपको झलक दिखाई है भाई, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, जल्दी वाला कुछ नहीं है, इसमें विजुअलाइजेशन है बस। सामने से देखो क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ऊपर से देखो क्या दिखेगा, ये दिखेगा। केवल दिमाग की इमेजिनेशन है, इसमें कुछ याद नहीं करा सकता मैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।